वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के धुरंधर्स। अब हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज नंबर 7। तो ये भी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ये भी सॉल्व कर देंगे और ये इससे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शन 5:7। 5:7 का प्रोपोर्शन क्या है? जैसे कि हमने ऑलरेडी 7.1 में देखा था, जब भी रेशियो इस लिखा है तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसा लिखते हैं, 5/7 इस तरीके से लिखते हैं इसको, 5/7। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ए में दिख रहा है आपको सेम 5/7। जब फ्रैक्शन में रेशियो को फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि ये है आपका करेक्ट आंसर। तो ए है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए। 5/7 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड वाला देखते हैं। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 60/36। 60/36 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म तो मैंने आपको ऑलरेडी 7.1 में भी समझाया, तो यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि 60/36 कौन सा ऐसा सेम टेबल है जिसमें दोनों सॉल्व हो सकता है। 6 का टेबल है, 6 10 60 एंड 6 6 तो 6 के टेबल में जाता है। और 6 से बड़ा कोई टेबल है जिसमें दोनों ये सॉल्व हो सकता है, 8 नहीं, 10 नहीं, 12। हाँ, 12 के टेबल में 36 भी आता है, 60 भी आता है, तो 12 से डिवाइड हो सकता है ये। 60 डिवाइड बाय 12 एंड 36 डिवाइड बाय 12, दोनों सेम टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऐसा टेबल है, 12। 6 भी है लेकिन 6 से बड़ा 12 है, तो बड़े टेबल को लो कभी भी, तो शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आपको इजी मिल जाएगा। 60 डिवाइड बाय अगर 12 करेंगे तो 12 फाइजा 60 होता है, 12 फाइजा 60। और 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 12 थ्रीजा, 12 थ्रीजा आएगा। तो आपका आंसर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है वो आ रहा है 5/3। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन में देखते हैं 5/3 है क्या। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 60/36? 10/60 नहीं, 20/12 नहीं, सी 30/18 नहीं, डी 5/3। यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 5/3। तो ये है आपका ऑप्शन डी, 5/3। तो ये आपको इजी में समझ गया होगा कि किस तरीके से। What is the ratio of 2 kg to 800 grams? यहाँ पे बहुत से बच्चे जब देखते हैं 2 kg, इसको फ्रैक्शन में बना देते हैं कि 2/800 और लिख देते हैं ऑप्शन ए। रुकिए, डायरेक्ट ऑप्शन ए को सिलेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 पे भी मैंने आपको ये बात क्लियर कट समझाया था कि आपको यूनिट सेम रखना है। यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, ये केजी में है और ये ग्राम्स में है, तो पहले केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स। अब ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया है और ये हो गया आपका 800 ग्राम। तो अब दोनों भी ग्राम्स में हो गए हैं, तो ये भी 200 ग्राम्स में हो गया और ये भी ग्राम्स में हो गया। अगर हम अब इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2000 और ये नीचे आ जाएगा आपका 800। तो ये आपका आ गया 2000, ये 2000 ग्राम टू 800 ग्राम हुआ। तो ये हो गया 2000 ग्राम्स और ये हो गया 800 ग्राम्स। तो ये हो गया। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 2000 और अपॉन में 800। 0 0 0 0 कट हो गए, बचा क्या, 20/8। ये बच गया 0 कट होने के बाद। अब देखते हैं एक ऐसा टेबल में जो दोनों जाता है, हाँ 4 का टेबल। तो डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। तो 4 के टेबल है, 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें क्या आएगा, 4 5 20। तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, तो यहाँ पे 2 आया। तो यहाँ पे क्या आता है आपको, 5/2। तो चलिए देखते हैं कि 5/2 है ऑप्शन में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हाँ यहाँ पे है 5/2। तो आंसर है सी, 5/2।
तो 2/800 को 2 kg को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करके आंसर लाइएगा, नहीं तो 2/800 लिख दिया डायरेक्ट और आपने कर दिया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है 45, 15 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, उसमें से 15 बच्चे क्या खेलते हैं, हॉकी, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स प्ले कबड्डी, कितने स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स प्ले कबड्डी, एंड 15 क्या खेल रहे हैं, हॉकी, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्ले खो खो, मतलब ये 15 45 में से 15 अलग हो जाएंगे, 20 भी अलग हो जाएंगे, और बाकी जो बच गए हैं वो खेलेंगे आपका खो खो, ठीक है। इफ ईच स्टूडेंट्स प्लेस ओनली वन गेम, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब अगर एक स्टूडेंट एक ही गेम खेलता है तो हमें ये जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आगे का सॉल्व करते हैं। कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक रफ कॉलम में मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितने बच्चे हैं। टोटल स्टूडेंट्स है एक क्लास में इज इक्वल टू 45, टोटल कितने स्टूडेंट्स है 45, ओके। हॉकी खेल कितने बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं 15 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। और कबड्डी, कबड्डी इज इक्वल्स टू, कितने बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स, तो कबड्डी कितने खेल रहे हैं 20 स्टूडेंट्स, ओके। एंड फिर यहाँ पे जो इसमें 45 में से जो ये दोनों छोड़ के जो बच गए वो खेल रहे हैं आपका खो खो, तो यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं, कबड्डी एंड हॉकी वाले हो रहे हैं टोटल आपके हो रहे हैं 35 स्टूडेंट्स, जो दोनों खेल रहे हैं हॉकी और कबड्डी दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 35। तो ये टोटल ऑफ कबड्डी एंड हॉकी वाले हैं, ये आ गया आपका टोटल ऑफ कबड्डी एंड हॉकी दोनों मिला के 35। तो देयरफॉर रिमेनिंग वाला खो खो है ना, तो खो खो इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस टोटल ऑफ कबड्डी एंड हॉकी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, खो खो इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कितने हैं 45, माइनस करेंगे टोटल ऑफ कबड्डी का और हॉकी के कितने हुए 35, यानी कि ओनली 10 स्टूडेंट प्ले खो खो, खो खो इज प्लेड बाय 10 स्टूडेंट। तो खो खो खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 10 स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं खो खो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी टू स्टूडेंट्स प्लेइंग खो खो, मतलब रेशियो निकालना है हॉकी टू खो खो का। तो हॉकी हमारा टोटल कितने बच्चे थे, हॉकी हमारे थे यहाँ पे 45 में से 15 स्टूडेंट प्ले हॉकी। तो सॉल्यूशन में हम किसका रेशियो निकालने बोला है, हॉकी टू खो खो। तो रेशो किस तरीके से आएगा, रेशो इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी टू स्टूडेंट्स प्लेइंग खो खो। तो हॉकी से स्टूडेंट्स का आएगा, तो हॉकी कितने स्टूडेंट्स प्ले कर रहे थे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा है कि 15, तो हॉकी का लिखिए 15, एंड खो खो के खेलने वाले हमने ऑलरेडी निकाला था, हमें यहाँ पे आया था 10, तो ये जो 10 है ये यहाँ पे हमारे खो खो के स्टूडेंट है। तो कोई ऐसा टेबल है 5 का टेबल है,
तो 15 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 15 5 के टेबल में 15 भी आता है और 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो 5 से डायरेक्ट ये 10 है, तो 10 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, तो रेशो क्या यहाँ निकलता है 3:2। तो लास्ट में हमें यहाँ पे लिखना है 3:2 का रेशो आया है, तो लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी टू स्टूडेंट्स प्लेइंग खो-खो is 3:2। तो ये फर्स्ट सम बहुत ही इजी था। सिर्फ आपको क्या करना है कि इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो पहला बोला गया उसे लिखो कि हॉकी टू खो खो बोला गया है, और हॉकी 15 स्टूडेंट खेलते हैं और खो खो 10 खेलते हैं। तो जो सेम टेबल में आता है, दोनों भी नंबर सेम टेबल में आता है, 5 के टेबल में दोनों नंबर आता है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो 3 आता है, 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो फिर 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो 3:2 का रेशो बन गया है। डिवाइड तो आपको इतना आना चाहिए बच्चों, आप साइड में सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो फर्स्ट सम, इसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड सम में किसका रेशो निकालने बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कबड्डी और टोटल, तो यहाँ पे साइड में मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन में ही लिख देते हैं, साइड में लिखने की क्या जरूरत है, ये भी आंसर का एक हिस्सा बना देते हैं। तो यहाँ पे किस किसका पूछा है, कबड्डी, तो कबड्डी का आप यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट। कबड्डी कितने स्टूडेंट खेलते हैं, 20, तो 20, एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 45, तो यहाँ से आप कीजिएगा, तो द सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए रेशो इज इक्वल टू, किस किस का रेशो निकालने का है, स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी, स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना लिखे थे हमने, 20 लिखे थे कबड्डी के, एंड टोटल आता है आपका 45। कोई सेम टेबल है, हाँ 5 का टेबल लग रहा है, और कोई लग रहा है 5 10 या 15, नहीं ओनली 5 ही लग रहा है, तो 5 के टेबल से करते हैं 20 डिवाइड बाय, हम कोई भी और टेबल नहीं ले सकते क्योंकि दोनों भी सेम टेबल में आना बहुत ज़रूरी है। दोनों अगर सेम टेबल में नहीं आते हैं, आप इसका अलग टेबल ले रहे हो और इसको अलग टेबल से डिवाइड कर रहे हो, तो सम रॉन्ग हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा, आपका रेशो रॉन्ग हो जाएगा। तो 45 दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। 5 प्रीवियस में भी मैंने 5 लिया था, या आप कोई भी टेबल से अगर हमें चेक करना आता है कि नहीं, तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45, तो रेशो आपका क्या बनता है, 4:9 का रेशो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4:9 है, तो लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, therefore the ratio of number of students playing kabaddi to
the total number of students is 4:9। तो यहाँ पे आता है आपका 4:9। तो सेकेंड वाला भी हो गया। थर्ड वाले से जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये इजी सॉल्यूशन मिल जाए। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक्स, एंड जिसने अभी तक नहीं किया प्लीज़ आप भी कर दीजिए। चलिए थर्ड वाला देखते हैं यहीं पे। Find the ratio of number of students playing hockey to the total number of students। तो सॉल्यूशन, तो हॉकी के हमने क्वेश्चन में कितने देखे थे, 15 स्टूडेंट थे और टोटल नंबर तो हमें ऑलरेडी पता है कि 45। तो रेशियो किसका पूछा गया है, रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी। Number of students playing hockey to the total number of students। ठीक है, 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी एंड नंबर ऑफ, देख ये 45 है, दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये 15/45, इसको आप डायरेक्ट ले लो कि 15 और ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका डिवाइड बाय 15 के टेबल में दोनों भी आते हैं, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 3 ज़ा 45। तो ये आता है आपका 1:3 का रेशियो। 15/45 जो नंबर ऑफ हॉकी 15 थे एंड टोटल 45 थे, तो ये सेम टेबल में 15 के टेबल में आ जा रहे हैं दोनों। 15 1 ज़ा 15 होता है, 15 3 ज़ा 45। तो जो आपका रेशियो आ रहा है वो 1:3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। तो ये इसका पॉइंट भी आप लिख लीजिए, क्या आएगा लास्ट का पॉइंट, देयरफॉर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ students playing hockey to the total number of student is 1:3। तो ये हो गया आपका 1:3। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी वीडियो में आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, कलर एनी 3 स्क्वायर्स इन द एडजेसेंट फिगर with color of your choice and write the answers to the following question। यहाँ पे ये खाली बॉक्स है आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे मैंने बॉक्स में ऑलरेडी कलर अपने पहले से कर दिया हूँ कि टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो ऑलरेडी बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने चॉइस के 3 बॉक्स को कलर कर दिया हूँ, 1 2 3 बॉक्स को मैंने, टोटल 10 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से 3 बॉक्स को मैंने कलर किया हूँ और 7 बॉक्स मैंने खाली रखा हूँ। अब इसी के बेस पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस यू हैव कलर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब जो मैंने कलर किया हूँ वो कितने बॉक्स है, 1 2 3। तो
द नंबर ऑफ बॉक्सेस यू हैव कलर्ड, वो कितने कलर किए हैं, वो है 3, 3 कलर किए हैं। टू, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने, मैंने ऑलरेडी कहा कि ये होता है आपका 10, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है 3/10। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनकलर्ड स्क्वायर्स, वहां पे कलर पूछा गया था, अब अनकलर्ड पूछा गया कि अनकलर्ड, अनकलर्ड स्क्वायर्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो अगर 10 में से 3 कलर है तो बचे कितने, 7, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्ड नहीं है, कितने में से, 10 में से, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो रेशियो ऑफ, थर्ड वाला, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स टू नंबर ऑफ अनकलर्ड, कलर्ड कितने हैं 3, अनकलर कितने हैं 7, ये भी सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे ये तीनों सॉल्व किया कि पहले खाली बॉक्स दिए गए थे 10 बॉक्सेस से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने चॉइस से अपन कितने भी बॉक्स को कलर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 किया हूँ, आप 4 कर सकते हो, 5 को कर सकते हो, 6 को कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जस्ट जो आपने कलर किया है, तो पहले जो कलर किया है उससे आपको क्या करना है, टोटल वाले को करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 को कलर किया था, 3 ऊपर लिखा हूँ और टोटल 10 बॉक्स है नीचे लिखा हूँ। फिर मेरे जो बच गए हैं वो कितने हैं, 7 बॉक्स मैंने कलर नहीं किया, वो ऊपर लिखा हूँ और 10 नीचे लिखा हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, ऊपर कलर वाला लिखना है और नीचे अनकलर्ड वाले, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इजी था, बहुत मतलब बहुत ही इजी था एकदम। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 120 मीटर, ओके, कितना मीटर दिया है 120, एंड विथ इज 48 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर है जिसमें लेंथ होता है और विथ होता है, विथ कितना है इसका 48 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ विथ टू द लेंथ ऑफ शीट, विथ टू शीट का अपने को क्या करना है, रेशियो निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। तो हियर जो दिया है वो लिख दो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 1.2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 48 सेंटीमीटर दिया है। तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियसली बहुत सम में ये बताया कि रेशियो में यूनिट सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1.2 मीटर को कैसा करोगे सेंटीमीटर में, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, ये भी 48 हो गया, ये भी 48, तो इसको भी लिख लो। एंड द विड्थ इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोनों भी सेंटीमीटर हो गए हैं, तो अभी ये सम एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, रेशियो क्या बोला गया है, रेशियो इज इक्वल टू क्या बोला गया है कि रेशियो ऑफ विथ टू लेंथ। तो विथ से किसका निकालना है, लेंथ का। ठीक है, विथ कितना है अपना 48 एंड नीचे कितना आएगा आपका, लेंथ है 120, दैट इज इक्वल टू 48 और 120 कौन सा सेम टेबल है, 12 4 जा 48 एंड 12 10 जा 120, इससे बड़ा कोई, तो 12 से बड़ा कोई टेबल है, हाँ 24 2 जा एंड 24 5 जा। तो यहाँ पे ये सेम टेबल में आते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 24 ये सेम टेबल है दोनों के लिए, और डिवाइडेड बाय 24, दोनों सेम टेबल होने का रिक्वायरमेंट है। डिवाइड करना हो तो एक फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे के नंबर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब भी हमें डिवाइड करना है तो नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं 24 से, तो यहाँ पे आता है आपका 2, क्योंकि 24 2 जा 48 होता है, तो 2 आएगा। और यहाँ पे 24 डिवाइड करेंगे तो
120 को 24 से डिवाइड करें तो आपका 5 आएगा। तो रेशो क्या बनता है आपका 2:5। तो यहाँ पे ये आपका रेशो बन जाता है 2:5। रेशो बन गया। लास्ट का पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट का पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। तो फाइनल पॉइंट लिखते हैं। चलिए फाइनल पॉइंट लिखते हैं। देयरफॉर जो यहाँ पे लिखा था सेम एज इट इज कॉपी कर दो, फाइंड हटा दो। द रेशो ऑफ width to the length of sheet is 2:5। यहाँ पे भी ये सम ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। ठीक है, 2:5 का आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माइकल्स मंथली इनकम ऑफ ₹52,000 आउट ऑफ विच ही सेव्स ₹13,000। 52,000 कमाता है हर महीने और उसमें से सेव कितना करता है 13,000। 13,000 सेव करता है, मीन्स बाकी सब उसका एक्सपेंस में चले जाता है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो महीने का पूरा टोटल खर्चा है को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हियर माइकल्स मंथली इनकम इज इक्वल टू ₹52,000। ठीक है, मंथली इनकम कितना बताया गया है हमें क्वेश्चन में 52,000। ही सेव्स 13,000 मंथली। मंथली सेविंग इज इक्वल टू ₹13,000। Therefore, his monthly expenditure is equal to monthly income minus मंथली सेविंग। अगर हमें पता है कि इसका माइकल का इनकम है वो 52,000 है और उसकी जो सेविंग है 13,000 है, मीन्स बीच का जो डिफरेंस है वो इसका एक्सपेंडिचर, उतना खर्चा करता है और इतना बचाता है 52 में से। तो इससे पता चल जाएगा कि मंथली इनकम से अगर सेविंग आप माइनस करो तो आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू मंथली इनकम कितना है माइकल का 52,000 माइनस 13,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 0 0, 12 में से 3 गया 9 एंड 4 में से 1 गया 3। तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है देयरफॉर हिज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 39। तो एक्सपेंडिचर हमें मिल गया कैसे, सिंपल है कि जितना भी महीने में कमाता है उसमें से जो बचाता है उसको माइनस करो तो खर्चा अपने आप पता चल जाएगा कि कितना खर्चा हो रहा है महीने में। तो यहाँ पे आपको मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर क्यों निकाला क्योंकि यहाँ पे रेशो वही चाहिए, मंथली इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, तो इसलिए एक्सपेंडिचर निकालना बहुत जरूरी है। और एक्सपेंडिचर कैसा आया अपना, एक्सपेंडिचर आया अपना मंथली इनकम माइनस मंथली सेविंग। तो मंथली इनकम था आपका, जो मंथली इनकम था वो था आपका 52,000 माइनस 13,000। तो उससे पता चल गया कि 52 में से 39,000 वो खर्चा होता है उसका पूरे महीने भर में एंड 13,000 उसका बच जाता है जो वो सेव करता है। तो यहाँ पे रेशो अभी मेन अपना रेशो निकालते हैं। तो रेशो इज इक्वल टू मंथली इनकम टू
मंथली एक्सपेंडिचर, इज इक्वल टू मंथली इनकम कितना था 52,000, एक्सपेंडिचर अभी निकाले हैं तो ये आता है आपका 39। तो यहाँ पे जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट, तो यहाँ पे क्या बचता है आपका 52/39। कोई सेम टेबल है जिसमें ये जाता है सेम? हाँ, 13 का टेबल हमें याद आ रहा है कि 39, तो 13 के टेबल में 13 थ्रीजा एंड 13 फोरजा, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 13 का टेबल, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 13 करते हैं और इसको भी डिवाइड बाय 13 करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 फोरजा एंड 13 थ्रीजा 39, तो रेशो जो आपका आता है वो आता है 4:3 का रेशो आया। तो रेशो कितना है 4:3 का है। तो लास्ट लाइन हमें लिखना है वो हम लिख लेते हैं, therefore the ratio of his monthly income to his expenditure is 4:3। हो गया यहाँ पे ये भी 4:3, ये भी लिख लिया हमने, तो ये आप भी कॉपी कर लो, बहुत ही ईजी है। हाँ, जब भी मैं आपको सम कर रहा हूँ तो आप बुक एंड पेन आप लेके बैठो और जैसे ही मैं कराता हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाओ, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसी वक्त, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेरा देख लिया और आपने सोच लिया कि हाँ हमें समझ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये पूरा क्लियर समझेगा। खुद से प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जस्ट देखने से ये नहीं सोचना कि आपका ये हो गया, आपको खुद से ये प्रैक्टिस करना है। तो ये बात आप प्लीज अपने ध्यान में रखिए कि मैथ इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ओके, चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6। A school wanted to purchase 50 saplings for planting trees on the occasion of Environment Day. The school purchased 35 saplings from Yashoda Nursery for rupees 455 and the remaining saplings from Amol Nursery for rupees 240. From which nursery will the school get sapling purchased at low price? यहाँ पे लिखा है कि स्कूल ने जो पौधे लिए थे 50 पौधे लिए, क्यों? ट्रीज प्लांट करने, तो पौधा प्लांट करेंगे तो ट्रीज बनेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करना था, 50 सैपलिंग्स की रिक्वायरमेंट थी, 50 सैपलिंग में से 35 लिया गया यशोदा नर्सरी से एंड बाकी का था 35 मीन्स बाकी का कितना बचा 15 लिया गया अमूल नर्सरी से 240 में। तो ये लोग हमें ये पूछ रहे हैं कि सस्ता कहाँ से पड़ा, नर्सरी कि यशोदा नर्सरी से सस्ता पड़ा लेना या अमूल नर्सरी से। तो इजी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख के लेते हैं सॉल्यूशन में जो जो दिया गया है। तो आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये है आपका सॉल्यूशन में, हियर टोटल सैपलिंग्स इज इक्वल टू 50, ठीक है। टोटल सैपलिंग इसने कितना लिया 50, वो हमने नोट डाउन कर लिए। फिर लिखेंगे सैपलिंग्स परचेज्ड फ्रॉम यशोदा, यशोदा के यहाँ से कितना लिए गए, यशोदा नर्सरी लिख दो, नर्सरी, ठीक है। यशोदा नर्सरी से कितने सैपलिंग्स लिए गए हैं 35 एंड रिमेनिंग सैपलिंग्स
फ्रॉम अमूल, तो रिमेनिंग कितने थे? तो सैपलिंग्स परचेज फ्रॉम अमूल नर्सरी इज इक्वल टू, टोटल 50 था, 35 इसमें से 35 यशोदा से लिया गया, मतलब जो बचा 15 है वो कहाँ से लिया गया? अमूल से 15 लिया गया। अमूल का भी मिल गया हमें 15, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल वन का कॉस्ट निकालेंगे, तभी हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जब बोला जब भी कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में दिया है आप सिंगल का निकालो। यहाँ पे भी यशोदा का 35 दिया है एंड नर्सरी का 15 है, तो जो रेट दिया है वो किस तरीके का दिया है? क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी का, कि 35 का रेट है 455, 15 का रेट है 240। तो चलिए सबसे बेस्ट है कि हम सिंगल सिंगल का निकालेंगे, तो हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि किसका। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि लेट अस फाइंड कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग्स फ्रॉम यशोदा नर्सरी, ठीक है। यशोदा नर्सरी से हमने क्या किया, उसका एक सैपलिंग का कॉस्ट निकाल के देखते हैं कितने में पड़ रहा है। दैट इज इक्वल टू, तो एक लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग फ्रॉम यशोदा नर्सरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे कितना दिए थे? 455, तो 455 डिवाइडेड बाय कितने का आया था, कितना सैपलिंग लिए थे? 35। 455 डिवाइड बाय अगर आप 35 करते हो तो आपको आ जाता है यहाँ पे, तो 434। कौन से ऐसे टेबल में आता है ये? एक काम करते हैं, 35 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि अगर ये 35 से डायरेक्ट डिवाइड हो गया तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा एक रफ वर्क के लिए बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट 35 से अगर डिवाइड हो गया तो फटक से सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्ट करके देखते हैं, 455 डिवाइडेड बाय 35, तो 35 वन जा ही लेना होगा, 35 वन जा 35, तो ये आ गया आपका कितना? 5 में से 5 गया 0, और ये आपका आता है 1, तो यहाँ पे आया आपका कितना? 10, तो 10 आता है। 5 को नीचे लेते हैं, 35 3 जा 105, तो ये हो गया आपका 0, तो हमें आंसर मिल गया है 13। तो वन सैपलिंग फ्रॉम यशोदा कितने में पड़ रहा है? 13 रुपए में हमें पड़ रहा है। 13 रुपीज कॉस्ट पड़ रही है सिंगल सैपलिंग की फ्रॉम यशोदा नर्सरी। तो सेम, नाउ नाउ let us find the cost of one saplings from, कहाँ से अभी देखना है हमें? अमूल नर्सरी, अमूल नर्सरी से। तो अभी अमूल नर्सरी से हम देखते हैं कि एक सैपलिंग कितने में पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू कितना सैपलिंग का कॉस्ट था? 240 डिवाइडेड बाय कितना सैपलिंग लिए थे? 15, तो 240 को अगर आप जो भी क्वांटिटी है उसको प्राइस से, अगर आप प्राइस को क्वांटिटी से आप डिवाइड करते हो तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है कि सिंगल का कितना है। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं कि 15 को करके डायरेक्ट कितना आता है। तो 15 240, 15 वन जा 2 जा 30 होता है, बड़ा हो जाएगा, तो 15 वन जा 15 माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 5 होता है आपका 9, और ये होता है आपका 0। 14 के टेबल में आता है, हाँ, 6 जा 90, तो ये हो गया आपका 0 0, तो आंसर आता है आपका 16। यहाँ पे 13 में एक मिल रहा था, यहाँ पे 16, तो अभी हमारा
क्लियर हो गया कि सस्ते में किसके यहाँ से पड़ा, हमें यशोदा के पास से हमें जो सैपलिंग्स है वो सस्ते में मिली है एज कंपेयर टू अमोल। तो यहाँ पे ये समझ में आ, तो यशोदा से वन सैपलिंग की कॉस्ट कितनी मिल पड़ी अपने को 13 एंड अमूल से पड़ी हमें 16। तो क्लियर दिख गया कि यशोदा से सस्ते में मिला है। तो लास्ट में हमें ये जरूर लिखना पड़ेगा therefore the cost of one sapling from कहाँ से सस्ती गिरी, यशोदा नर्सरी is less than the cost of one sapling from अमोल नर्सरी। तो यहाँ पे ये आपका होता है पूरा सॉल्यूशन, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो वीडियो स्टॉप करके आप नोट डाउन कर लो, जो आपको सही लगे आप करो। बट अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ बच्चों, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत इजी है, जस्ट एक ही वे से ये इजी लगेगा। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगेगा। आप सोचोगे कि सर का सम देख लिए, नहीं होता है बच्चों ऐसा, आपको प्रैक्टिस करना ही होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ इसका देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। अ कुक प्रिपेयर्स 10 kg ऑफ राइस, 10 kg ऑफ राइस, ओके, एवरी डे फॉर 100 स्टूडेंट्स। रोजाना 10 किलो चावल बनाते हैं 100 बच्चों के लिए, ठीक है। midday meal. But one day, due to heavy rain, only 80 students were present in the school. How many kg rice should be cooked on that day? तो हर दिन 100 बच्चे आते थे तो 100 किलो बनता था, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश गिर गई, तो ज़्यादा बारिश गिरते तो ऑब्वियस है अभी भी हमें देखने को मिलता है कि स्कूल में बच्चे कम आते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या पूछा कि 80 बच्चे आए और 20 स्टूडेंट क्या हो गए थे, एब्सेंट हो गए थे, तो 80 आए। तो 80 के लिए कितना बनेगा, तो यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है कि 10 से, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8 kg, क्योंकि यहाँ पे सीधा दिख रहा है 10 फॉर 100, तो 80 के लिए 8 फॉर 80, तो यहाँ पे आपका आ सकता है 80, तो वो आ सकता है आपका 8। चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बोलने से ज़्यादा सॉल्यूशन करना ज़रूरी है। वो तो पढ़ते पढ़ते हमें आंसर समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिखा है 10 kg फॉर 100 स्टूडेंट, तो 8 kg फॉर 80 स्टूडेंट, सिंपल। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। हियर for 100 students, rice prepared is equal to 10 kg, ठीक है। here for 100 student राइस प्रिपेयर्ड इज इक्वल टू 10 kg, कि 100 स्टूडेंट के लिए कितना राइस बनता है, 10 kg। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राम के फॉर्मेट में डालते हैं। तो ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दीजिए 10,000 ग्राम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10,000 ग्राम, क्योंकि हमें इसको आगे डिवाइड भी करना है। तो डिवाइड के लिए सबसे इजी वे में हमें पहले क्या करना है, इसको ग्राम्स में लिखना है। 10 kg को अभी हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, तो 10 kg का आया हमें 10,000 ग्राम्स, ठीक है। तो यार 100 स्टूडेंट का हो गया अभी। तो लेट अस फाइंड, therefore let us find rice prepared for one student।
तो राइस फॉर वन स्टूडेंट इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे ये जीरो, ये कट, ये कट, ये कट, इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो एक स्टूडेंट के लिए कितना ग्राम्स होता है? यहाँ पे ग्राम्स है क्योंकि ये 10,000 ग्राम था, तो 10,000 ग्राम्स का कितना है? 100 ग्राम। एक स्टूडेंट के लिए 100 ग्राम राइस नीडेड फॉर कितने बच्चों का पूछा गया है? 80 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कितना आता है? 100 मल्टीप्लाई बाय 80, 0 0 0, 8 0 0 0 0, तो 0 आया, 0, 8 0 0, 8 0 0, 8 1 8, तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 और ये 8, तो ये आएगा आपका 8000 ग्राम्स। तो 80 स्टूडेंट के लिए कितना लग रहा है? 8000 ग्राम्स लग रहा है फॉर 80 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लास्ट में हमें लिखना है, तो इसको अगर हम 8 ग्राम्स मतलब कितना केजी होता है? 8 ग्राम 8000 ग्राम्स इज इक्वल टू 8 केजी। ठीक है, 8 केजी हमें लग रहा है। तो लास्ट का पॉइंट हम लिखेंगे कि 8 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे केजी पूछा ना, क्यों किया मैंने ये वाला स्टेप क्यों किया? यहाँ पे पूछा हाउ मेनी केजी, तो हाउ मेनी केजी के लिए मैंने इसको क्या किया? 8000 जो ग्राम था उसमें 8 केजी किया। तो ठीक है, हाउ मेनी केजी, तो 8 केजी ऑफ राइस should be cooked on that day। ओके, यहाँ पे आपका ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये जो एक्सरसाइज 7 है ये कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको बहुत इजी वे में समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।